इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भाइयों बहनों और श्रोताओं का स्वागत है आज की किसानवाणी कार्यक्रम में। और आज आपके साथ में हूँ शैलेंद्र चौधरी और मैं हूँ स्वाति जैन। तो स्वीकार करें हमारी हम दोनों राम राम। शैलेंद्र भैया आपको भी मेरी राम राम। राम राम स्वाति बहन, राम राम। शैलेंद्र भैया, खेत में बोनी के बाद तो हमारे सभी किसान भाई और भी व्यस्त हो गए हैं। बिल्कुल स्वाति बहन, बोनी के बाद भी बहुत सारे खेती बाड़ी के काम रहते हैं जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं पूरी लगन से, है ना? बिल्कुल कर रहे हैं। और इसी से संबंधित हमने आज कुछ किसान भाइयों के लिए जानकारी भी लेकर आए हैं। कौन सी जानकारी लेकर आए हैं स्वाति बहन? देखिए, अभी खेत में बोनी के बाद कुछ जरूरी काम करने, जैसे आज की बात जो हम करेंगे उसमें बात करेंगे पोटास का कृषि उत्पादन में महत्व, इस विषय पर, जो कि बहुत जरूरी होता है पौधों को बढ़ने के लिए, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए, है ना? होते हैं। और भैया आज मेहमान क्रम भी तो होंगे हमारे किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, मेहमान क्रम में आज हम सुनवाएंगे आपको कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान की फसलों पर डॉक्टर रिया ठाकुर से बातचीत, और इनसे बातचीत की है स्वाति बहन ने। और साथ ही किसान भाइयों आपके लिए मनोरंजन भी होंगे लोकगीत भजनों के साथ, और महत्वपूर्ण विषय पर संदेश भी होंगे। बिल्कुल। तो स्वाति बहन, कार्यक्रम किसानवाणी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश। बिल्कुल। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर संपर्क करें। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। माटी में मिले जहर काया, जा माटी में मिले जहर काया, जा माटी में मिले जहर काया, जा माटी में मिले जहर काया। चार दिना की है जिंदगानी, चार दिना की है जिंदगानी, राम को भज लेना करना दानी,
राम को भज लेना करना दानी, जाने वाला जाने वाला कभी ना लौट आया, जा माटी में मिले जहर काया, जा माटी में मिले जहर काया, जा माटी में मिले जहर काया। चलिए किसान भाइयों, इस भजन के बाद अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पोटास का कृषि उत्पादन में महत्व। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि खेती में अच्छे उत्पादन में मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ उसमें संपूर्ण पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, और ऐसा ही एक तत्व है पोटाश, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद पोटेशियम तीसरा प्रमुख और आवश्यक पोषक तत्व कहलाता है। लगभग 160 वर्ष पहले इस पोषक तत्व का खेती में कितना महत्व है, इसके बारे में पता चला था, और यह पौधों एवं पशुओं दोनों के लिए और उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। मुख्य रूप से यह पौधों की जड़ों में चलता रहता है, इसलिए इसे घोड़े वाला तत्व भी कहते हैं। अच्छा भैया, घोड़े वाला तत्व इसे कहते हैं। तो किसान भाइयों, लगभग सभी फसलों में पोटेशियम की आवश्यकता नाइट्रोजन के बराबर होती है। यदि पोटेशियम की मात्रा मिट्टी में कम हो जाती है तो हमारे किसान भाई अपने खेतों में पोटेशियम उर्वरक जैसे पोटेशियम सल्फेट या फिर पोटेशियम क्लोराइड जैसे तत्वों के द्वारा इसकी पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात ध्यान देने वाली है इसमें किसान भाइयों, वो ये कि फसल का उत्पादन इसमें जितना अधिक और अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल किसान भाइयों, इन उर्वरकों के प्रयोग से खेती में उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी खेती में जितना भी उत्पादन होता है उसमें 50% इन उर्वरकों का योगदान होता है। हमारे भारत की मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा 1 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने में ही समर्थ है। अधिक उत्पादन या ज़्यादा उत्पादन लेना है तो लगभग 5 से 10 टन में यह असमर्थ है, इसलिए अधिक उत्पादन के लिए इसे अलग से दिया जाता है। हाँ, और किसान भाइयों, पोटेशियम के बिना कोई भी फसल अपना पूरा जीवन चक्र, मतलब कि बीज बोने से लेकर पकने तक का पूरा जीवन काल पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि यह पोटेशियम 60 से अधिक एंजाइम को सक्रिय कर पौधों तक पहुंचाती है, और साथ ही यह प्रकाश संश्लेषण को प्रोत्साहित करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाला वसा, तेल और प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होते हैं। बिल्कुल। साथ ही किसान भैया, यह बीज, जड़, फल, कंद आदि पौधों के भंडारण करने वाले अंगों तक पोटेशियम को प्रकाश संश्लेषण द्वारा पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा पौधों में प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे नाइट्रोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही यह कीड़े मकोड़े, रोगों, सूखा और कोहरा से बचने में सहायता करता है और पौधों को गिरने से बचाता है। किसान भाइयों, पोटेशियम के उपयोग से पौधों में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण पानी की बचत होती है। और भाइयों, इसके अलावा पोटेशियम के उपयोग के कारण पौधों की गुणवत्ता बढ़ती है, जिसके कारण इसे बिना भंडारित किए अधिक दिन तक रखा जा सकता है। और साथ ही तेल वाली फसलों में यह आश्चर्य रूप से तेल की वृद्धि भी करता है। दलहनी फसलों की बात करें तो ये दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, और साथ ही फसलों के जो प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं उनकी उपयोग क्षमता को भी बढ़ाता है। बिल्कुल। चलिए किसान भाइयों, जानते हैं कि अगर फसलों में पोटेशियम की कमी हो जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि फसलों में पोटास की कमी है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले किसान भाइयों आता है पोटास की कमी के कारण पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है, पौधों का विकास ठीक से नहीं हो पाता, पुरानी पत्तियों पर सफ़ेद, पीला या फिर नारंगी धब्बे या धारियां जिसे हम कहते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। और इसकी कमी होने पर पत्तियां जो होती हैं वो सूख जाती हैं, और इसके उत्तक जो हैं वो मर जाते हैं, और यह सारे लक्षण पत्तियों तक पहुंच जाते हैं।
और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पौधे हैं वो पूरे तरीके से मर जाते हैं। और इसके अलावा सूखा दौरा सहन करने की जो क्षमता है इसमें नहीं होती और पौधों की मिट्टी पर पकड़ कमजोर होती है, जिसके कारण जड़ों का विकास भी नहीं हो पाता। बिल्कुल। किसान भाइयों, नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम का प्रयोग करने से नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है और ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होने से जो फसलों को नुकसान होने वाला उसे पोटेशियम द्वारा कम करने में विशेष भूमिका होती है। और जिंक के साथ पोटेशियम का उपयोग करने से विशेष रूप से आलू की फसल में 5 से 10 क्विंटल उपज की वृद्धि होती है। इसके अलावा पोटेशियम और बोरान का एक साथ प्रयोग करने से इन दोनों का उपयोग क्षमता के साथ साथ फास्ट उत्पादन में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल। फसल किसान उत्पादन भाइयों, में आप भी अपनी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी गुणवत्ता युक्त मिट्टी के लिए, अच्छी उत्पादन के लिए, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पोटास का प्रयोग करें। और यह प्रयोग ऐसी जगह पर करें जहां से पौधों की जड़ें इसे आसानी से अवशोषित कर सकें। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात, पोटास का कृषि उत्पादन में महत्व। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं।
इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों,
आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। चलिए किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद अब जुड़ते हैं मेहमान क्रम से। मेहमान क्रम में आपको आज सुनवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा की वैज्ञानिक रिया ठाकुर से उद्यान की फसलों पर स्वाति जैन की बातचीत। सभी किसान भाइयों को स्वाति बहन की राम राम। और किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा की उद्यान की वैज्ञानिक रिया ठाकुर से, जिनसे हम उद्यान की फसलों पर चर्चा करेंगे। तो रिया मैडम, आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैडम, इस समय हमारे किसान भाइयों को अपनी सब्जी फसलों में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहला मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगी कि जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत दिनों से जो वर्षा का दौर चल रहा है, तो इस समय किसान भाइयों को सबसे पहले अपने खेतों में जल भराव की जो स्थिति है वो नहीं होने देना है। जल निकास की जो व्यवस्था है वो उचित उनको बना के रखना है, कहीं भी पानी भरने जैसी समस्या नहीं आए। इसके अलावा अगर किसानों को ऐसा लगता है कि सब्जी फसल में जड़ सड़न की समस्या आ रही है, तो वो थायोफिनेट मिथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं, जिससे कि जड़ सड़न रोग ना हो। इसके अलावा अगर हम देखें कि इस अवस्था में अगर किसान भाइयों के यहाँ नर्सरी है, अगर वो सब्जी की नर्सरी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम अर्ध गलन बीमारी कहते हैं, उसके आने की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए वो रेडोमिल का वहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह की सावधानी वो रख सकते हैं। साथ ही अगर मैं कुछ कीट की बात करूं, तो सफ़ेद मक्खी है या इल्ली की अगर समस्या आपके सामने आती है, तो सफ़ेद मक्खी के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ इल्ली के लिए आप एंडोक्साकार्प, इमामेक्टिन बेंजोइट आदि जो हमारे कीटनाशी हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप इसमें नीम तेल का छिड़काव करके भी कीट की समस्या से निजात पा सकते हैं। जो किसान भाई फलों का उत्पादन लेते हैं, वो इन दिनों किन किन बातों का ध्यान रखें, थोड़ा बताइए हमारे किसान भाइयों को। अगर हम फल उत्पादन या बागानों की बात करें, तो इस समय वहाँ पे भी आपको जो आपके फल के जो वृक्ष हैं उनमें जल भराव की स्थिति नहीं होने देना है। वहाँ भी पूर्णतः निकासी की व्यवस्था आपको करनी है। साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जल भर रहा है, तो वहाँ आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं पौधों में, ताकि कि वहाँ गलन की समस्या ना हो सके। साथ ही इस समय जो है नींदा नियंत्रण का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बागान है वहाँ पर नींदे की समस्या ना हो। तो इस तरीके से हम ये कुछ उपाय अपना सकते हैं बारिश में हमारे बागानों को बचाने हेतु। के अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो किसान भाइयों इच्छुक हैं, सब्जी की नर्सरी लगाना चाहते हैं यदि वो, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगी? किसान भाई इस समय जो नर्सरी उत्पादन करना चाहते हैं, तो जो अभी नई तकनीक है, जो हमारी प्लॉट-ट्रे तकनीक चल रही है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो प्लॉट-ट्रे तकनीक है, इसमें प्लास्टिक की ट्रेज रहती हैं, तो किसान उसमें जो है नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो आप नर्सरी तैयार करते हैं वो मृदा रहित नर्सरी तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें हम कोकोपिट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट का इस्तेमाल करते हैं, या अगर वर्मिक्यूलाइट परलाइट नहीं हो तो हम इसमें कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट, जो कि हम 75% आपका कोकोपिट आप ले सकते हैं, 25% आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके इस पॉट-ट्रे को भर सकते हैं। और इसमें फिर आप एक एक बीज जो है, जो पॉट-ट्रे के जो खंड रहते हैं या सेल रहते हैं, उनमें एक एक बीज लगाकर अच्छी जो पौध है वो तैयार कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि पौध थोड़ा सही नहीं है या 20 दिन में भी लगाने लायक नहीं आ रही है, 25 दिन में भी, तो आप जो हमारे घुलनशील उर्वरक हैं 19-19-19 उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 3 ग्राम प्रति लीटर में आप रख सकते हैं। तो इस तरह आप प्लॉट-ट्रे तकनीक का अभी बारिश के समय में उपयोग करके एक अच्छी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को। सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को आपकी दी हुई सलाह बहुत पसंद आई होगी। सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
किसान भाइयों, मेहमान क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा की वैज्ञानिक रिया ठाकुर से उद्यान की फसलों पर स्वाति जैन की बातचीत। और आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन से और आपको एक और वर्षा गीत सुनवाते हैं पहला सिन टिपनिया की आवाज में। आज ना पावस ना देश राना है मंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा उर्जे सुन आवे कंत। तू आई रे पपीहा थारे बोलन की, होरी तू आई रे पपीहा थारे बोलन की। हाँ बोलन की रे मन भावन की, बोलन की रे मन भावन की। तू आई रे पपीहा थारे बोलन की, होरी तू आई रे पपीहा थारे बोलन की। हाँ जेठ मास की लुआ बीती हवा सुरंगी आई, जेठ मास की लुआ बीती हवा सुरंगी आई। हाँ काली बादली उमड़ी रे, काली बादली उमड़ी रे, गगन मंडल गहराई। ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की, हो ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की। आषाढ़ उतरियो न सावन लागो काली घटा गहराई, आषाढ़ उतरियो सावन लागो काली घटा लहराई। हाँ मका बाजरा खेत लहराया, मका बाजरा खेत लहराया, वन में हरियाली छाई। ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की। हाँ झूला झूले है गोरड़ी रे धीमी धीमी पुरवाई, झूला झूले है गोरड़ी रे धीमी धीमी पुरवाई। हाँ झिरमिर में वेलो बरसे, झिरमिर में वेलो बरसे, काली बादली छाई। ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की, हो ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की। हाँ बचपन बीतो जीवन उबरियो बार बार अंगड़ाई, बचपन बीतो जीवन उबरियो बार बार अंगड़ाई। हाँ चूना लागे मेल आलिया, चूना लागे मेल आलिया, प्रीतम बिना दुखदाई। ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की, हो ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की। हाँ बोलन की रे मन भावन की, बोलन की रे मन भावन की। ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की, हो ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की, हो ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की, हो ऋतु आई रे पपीहा तारे बोलन की, 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 ऋतु आई रे पपीहा तारे। किसान भाइयों, इस वर्षा गीत के साथ ही अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। तो मैं शैलेंद्र भैया और मैं स्वाति बहन कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।